नमस्कार, एनालाइजर में आपका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख के अंतर्गत आप लोगों की तैयारी चल रही होगी और आप लोग कई जगहों पे कोर्स भी ज्वाइन किए होंगे। कुछ बच्चे हमारे यहाँ भी कोर्स ज्वाइन किए होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अधीक्षक बाल देखरेख संस्था के अंतर्गत जो सेकेंड भाग है, बालकों से संबंधित व्यवस्थाएं जो हैं, उसके अंतर्गत जो सेकेंड नंबर का पॉइंट है जिसमें बाल कल्याण एवं विकास की बात की गई है, इसके अंतर्गत जो सिलेबस शामिल है जैसे मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, कुपोषण, एनीमिया, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण का प्रबंधन जिसके अंतर्गत कुपोषण की पहचान, कुपोषित बच्चों की देखभाल, शरीर के विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जिसके लिए अंतर्गत संतुलित आहार की बात करेंगे, बच्चों की सामान्य बीमारियां एवं उपचार, दिव्यांग बालकों के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं और कार्यक्रम, बालकों की शिक्षा के लिए केंद्र तथा राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं और कार्यक्रम। इस भाग से अगर आप हो सकता है कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं से आप पढ़ भी रहे हो, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी, चाहे जैसा भी कर रहे हैं, इस भाग से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, इस विषय पर आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे और प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस वीडियो का पीडीएफ, क्योंकि इसमें नीचे में डिस्क्रिप्शन होगा, क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के नीचे में डिस्क्रिप्शन होगा, तो उस डिस्क्रिप्शन को लंबे समय तक मैं पढ़ूंगा नहीं, अभी यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा बस। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ ले सकते हैं, फ्री है, फ्री पीडीएफ है। और इसके लिए आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है एनालाइजर का अधीक्षक के लिए, उसमें जुड़िए और ये पीडीएफ ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है निपुण भारत मिशन 2021 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो जो निपुण भारत मिशन है 2021 में जो आया, उसका प्राथमिक लक्ष्य है कक्षा 3 तक सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणनात्मक क्षमता सुनिश्चित करना, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत देखेंगे निपुण भारत जो है अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका एक विस्तार है। निपुण जैसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग द एंड न्यूमेरेसी। अब इसका फुल फॉर्म ये है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसको आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ में इसको नवा जतन अभियान के नाम से जाना जाता है। यह शिक्षा का जीरो आउटपुट मैक्सिमम मास्टरी मॉडल है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को अधिकार नहीं, दक्षता आधारित प्रक्रिया बनाया गया है। तो ये चीज आपको, और भी चीजें हैं इसमें, निपुण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, या फिर एनईपी 2020 में फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष के अनुरूप कौन कौन से घटक हैं, ये सब चीजें आप पढ़ पाएंगे अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं तो। और पीडीएफ आपको मैंने बता दिया है कैसे मिलेगा। साथ ही कोर्स में भी मैं कंप्लीट कराऊंगा ही, कोई दिक्कत नहीं। विद्यांजलि 2.0 कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। विद्यांजलि 2.0 कार्यक्रम किससे संबंधित है, प्रमुख लक्ष्य क्या है विद्यांजलि का। तो इसमें आप देखेंगे कहता है विद्यालयों के निजीकरण की प्रक्रिया नहीं। ऑप्शन नंबर बी, समुदाय और स्वयं सेवकों को विद्यालय विकास से जोड़ना, यही है विद्यांजलि 2.0, इसका प्रमुख लक्ष्य भी यही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना चाहे तो कब शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें आप जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समग्र शिक्षा अभियान के समावेशी शिक्षा घटक के अंतर्गत दिव्यांग बालकों हेतु कौन कौन से प्रावधान, यानी कौन से प्रावधान सही है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग बालकों हेतु कौन से प्रावधान सही हैं। अब इसको पढ़ना है तो समावेशी शिक्षा के घटक पढ़ना पड़ेगा, समग्र शिक्षा अभियान पढ़ना पड़ेगा, वो सब चीजें क्लास में चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक दिव्यांग बालक के लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी आईईपी बनाया जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है, पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन कहता है सभी दिव्यांग बालकों को सामान्य विद्यालयों से बाहर विशेष विद्यालयों में भेजा जाता है, यह समावेशी शिक्षा का लक्षण नहीं है। एक साथ पढ़ाया जाना समावेशी शिक्षा का लक्षण होता है।
तीसरा कहता है सहायकों, थेरेपी और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। तो इसका सही कथन हो गया ऑप्शन नंबर बी। वैसे जो मैं क्लास कराऊंगा, क्लास में थ्योरी, उसके बाद माइंड मैप, माइंड मैप के बाद एमसीक्यू भी कराऊंगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा पूरा डिस्क्रिप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित बाल शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सहायता दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित बाल शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सहायता दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए कहता है ब्रेल पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं या नहीं दी जाती। ऑप्शन नंबर बी कहता है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर मतलब तीसरा कथन है विद्यालय स्तर पर वित्तीय सहायता। तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित बाल शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगर दी जाने वाली चीजें अगर आप देखेंगे तो पहला है ब्रेल पाठ्य पुस्तकें और दूसरा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। विश्वविद्यालय स्तर पर वित्तीय सहायता, ये तो विश्वविद्यालय स्तर की बात हो गई, हम बात कर रहे हैं नीचे के स्तर की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर? बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक, अब ये कब शुरू हुआ? 1974 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया। क्या है, कैसे है, ये सब चीजें आप लोग जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कुपोषण का प्रमुख स्वरूप कौन सा है? तो भारत में कुपोषण का प्रमुख स्वरूप जो पाया जाता है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, यानी छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स का कमी होना, वही यहाँ पे कुपोषण का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होता है, कैसे होता है, उसको भी हम क्लास में पढ़ेंगे या फिर और भी चीजों। और देखिए भारत में अब लुकिंग हंगरी नहीं बल्कि हिडन हंगर प्रमुख है। ये सब चीजें क्या है, लुकिंग हंगरी, हिडन हंगर, ये सब कंसेप्ट छोटे छोटे होते हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए कौन सा कार्यक्रम सबसे प्रभावी माना गया है? अभी तक जो कार्यक्रम चले हैं उन कार्यक्रमों की बात पूछ रहा है कि कौन सा कार्यक्रम सबसे प्रभावी है शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। तो वह कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NHM, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये पढ़िएगा क्या है नेशनल हेल्थ मिशन, कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये कम करता है, क्या करता है, ये सब चीजें आप इसमें डिस्क्रिप्शन में जरूर पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मातृ मृत्यु दर अधिकतर विकासशील देशों में अधिक होती है, कथन पहला। और कथन दूसरा कहता है कि प्रसव पूर्व देखभाल में, सॉरी कथन दूसरा कारण है, एक्चुअल में वो कथन है और एक कारण है। प्रसव पूर्व देखभाल और पोषण की कमी होती है। प्रसव पूर्व देखभाल और पोषण की कमी के कारण मातृ मृत्यु दर अधिकतर विकासशील देशों में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। कथन कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब ये आपको आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा, कहां कहां कितना मृत्यु दर विकासशील देशों में, जैसे 94%, ये सब प्रतिशत पूछा जाता है। ठीक, तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे क्लास में, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आप भी पढ़िएगा, खुद से तैयार करें तो खुद से भी करिएगा। कूट द्वारा सही युग्म चुनना है, कौन सा युग्म सही होगा? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, कुपोषण। कुपोषण क्या है? ऊर्जा या पोषक तत्वों की अपर्याप्तता कुपोषण कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। एनीमिया क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहा जाता है, बिल्कुल। मातृ मृत्यु दर क्या है? प्रसवकालीन महिलाओं की 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु संख्या। और शिशु मृत्यु दर कहता है कि 1 वर्ष से पहले शिशुओं की मृत्यु दर। तो इसमें कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 के। तो इसमें जो है मातृ मृत्यु दर की बात करें तो प्रसवकालीन महिलाओं की 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु संख्या, ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत होगा वो हम पढ़ेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए पढ़ना पड़ेगा आपको भी। अगला प्रश्न देखते हैं। MMR मातृ मृत्यु दर यानी 1 लाख जीवित जन्मों पर की जाती है, न कि 1000 पर, इसीलिए ये कथन हो जाएगा गलत।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि जिसके अंतर्गत 3 कथन दिए हुए हैं। कुपोषण की पहचान में मध्य ऊपरी भुजा की परिधि, जिसको MUAC कहते हैं, मापना सबसे सरल तरीका होता है। दूसरा कथन कहता है 6 माह से 59 माह के बच्चों में 11.5 सेंटीमीटर से कम MUAC को गंभीर कुपोषण माना गया है। तीसरा कथन कहता है वजन और लंबाई का अनुपात कुपोषण की पहचान में अप्रासंगिक होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? टेक्निकल चीज है, लेकिन ये सब चीज टेक्निकलिटी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि महिला परीक्षक में भी ये सब चीजें थी। महिला बाल विकास विभाग में तो और डीप में जाकर के पूछता है। तो सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी करते तो ये तो कॉमन सी बात है आपके लिए, तो ये नॉर्मल मतलब बड़ी बात लग रही होगी कि क्या है भाई MUAC क्या है, यहां पे भी MUAC पूछ दिया है क्या, लेकिन ये बहुत छोटी सी बात है, समझ जाएंगे। भूलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अधिनियम की 1-2 क्लासेस डली है, उसको जरूर देखिएगा और फिर उसको मेरे को भूल के बताइएगा, समय लगेगा। हाँ, मेरी क्लासेस ये है कि एक अधिनियम अगर 43 धारा है तो 43 धाराओं को पढ़ाने में मैं 10 क्लास ले सकता हूं, लेकिन भूलने नहीं दूंगा। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। क्यों? क्योंकि वजन और लंबाई का अनुपात कुपोषण की पहचान में प्रासंगिक माना जाता है, यहां पे अप्रासंगिक लिया है इसलिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, इसको डिटेल को पढ़ना है तो PDF डाउनलोड करना पड़ेगा, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, निःशुल्क है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राष्ट्रीय नवोदय विद्यालय योजना ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा देने के लिए है। दूसरा कहता है यह 1990 में प्रारंभ हुआ। तीसरा कहता है इसका संचालन CBSE द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नवोदय विद्यालय योजना ग्रामीण प्रतिभाशाली, पहला कथन सही है, दूसरा भी सही 1990 में, लेकिन इसका संचालन CBSE द्वारा किया जाता है, यह कथन गलत है, इसलिए इसका उत्तर होगा A, क्योंकि इसका संचालन कौन करता है? CBSE केवल इसको संबद्धता देती है, संचालन कोई दूसरा ही करता है, गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो CBSE के क्लासेस चलते हैं, CBSE इसमें किसी प्रकार से कोई वो नहीं करती। तो इस प्रकार से हमने 10 प्रश्न देखे, लेकिन 10 प्रश्न में आप देख करके समझ गए होंगे कि कैसा क्वालिटी है। अब 2 काम आप कर सकते हैं। पहला काम, अगर आप PDF चाहते हैं, निःशुल्क है, ग्रुप से जुड़िए, उस ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, और इसके अलावा आप लोग, कई लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कई लोग दूसरे जगह से क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, तो आप अपने नंबर को, जो दूसरे जगह से भी क्लासेस ज्वाइन किए हैं वो भी अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, या जो अभी कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। कैसे? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम इस प्रकार से PDF या फिर कुछ भी जो अच्छा कंटेंट होगा वो कुछ कुछ डालते रहेंगे, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो काफी आपका हेल्प हो जाएगा। ये पहला काम करिए। दूसरा काम, आपके इसमें पूछेगा करंट अफेयर, तो उस करंट अफेयर के लिए आप एनालाइजर ऐप डाउनलोड कीजिए। यहां पे द एनालाइजर ऐप, द एनालाइजर ऐसा प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो ये द एनालाइजर ऐप डाउनलोड करिए, और वहां पे डेली छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर अलग आता है, इंडियन का अलग आता है, फिर इसका क्विज भी आता है क्वेश्चन फॉर्म में, तो वो भी आप दीजिए डेली की डेली, बिल्कुल निःशुल्क है। साथ ही साथ अगर आप इसका कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, जो अधीक्षक का कोर्स है उस कोर्स को भी दे सकते हैं। कैसे ले सकते हैं उसके लिए भी बता देता हूं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94,064,21,014। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, कोर्स के बारे में पूछिए, कोर्स आपको वहां पे पता चलेगा और पेमेंट करके ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूं इस कोर्स के फीस के बारे में। कई लोग कोर्स लेना चाहते हैं मगर ले नहीं पाते फीस की वजह से। 10,000 प्लस GST फीस है इसका, लेकिन शुरू के 20 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है जिसमें ये 5,000 प्लस GST में मिलेगा कोर्स। अब कई लोगों के कंफ्यूजन और कई लोगों के दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि ये तो बहुत महंगा कोर्स है, 5,000 प्लस GST 6,000 रुपए पहुंच जाएगा। नहीं,
महंगा तो है, मैं ये बात को मानता हूं, और जगहों से आप देखेंगे तो महंगा है, लेकिन मेन जो आपको चीज मिलने वाला है वो क्वालिटी मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा महंगा है। संसाधन लगेंगे इसलिए थोड़ा महंगा है। कैसे क्वालिटी मिलने वाला है? तो पहले तो हम क्लास करेंगे, थ्योरी, और एक ऐसा थ्योरी करेंगे जो कि आपको याद ना करना पड़े। आप हम मेरे डेमो वीडियो देख सकते हैं एक दो। फिर इस थ्योरी को हम 5 से 7 मिनट में रिवाइज करेंगे, यानी इसका माइंड मैप करेंगे, और यही माइंड मैप आपका पूरा काम करेगा, यही चीज आपको भूलने नहीं देगा। साथ ही साथ पूरे क्लास का मेरा प्लान रहेगा कि मैं एमसीक्यू करा दूं, इसी प्रकार से जैसे इसमें कराए तो मैं पढ़ाने के बाद करा दूं, ताकि आपको कहीं से भी कोई भूलने का समय न मिले या फिर कोई अवसर न मिले। हर तरीके से आप तैयार रहें। तो उस तरीके से अगर कहेंगे तो ये फीस कम है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, सेम इसी प्रकार का सिलेबस था। 60 प्रश्न महिला पर्यवेक्षक में पूछा था, उस 60 प्रश्न में से 59 प्रश्न जो हमने पढ़ाया था उसी नोट्स उसी क्लास से आया था। सेम सिलेबस इसका है, बस रट के मेहनत करके पढ़ जाइएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके, जो फ्री कंटेंट की सुविधा है, हमारे ऐप को डाउनलोड करके, मान लेते हैं 7 प्रश्न करंट अफेयर का पूछेगा तो 7 प्रश्न तो कम से कम नहीं छूटेगा। आप जो फ्री कंटेंट मिलेंगे उस फ्री कंटेंट में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। हालांकि पूरे नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे हो जाएंगे। नमस्कार।